नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र क्रमांक 4 के बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने नारों और घोषणाओं के साथ वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान ऐसे करना कि काबिल कौन है, दिल से सवाल जरूर करना। यूं तो मैदान में बहुत है उम्मीदवार, मैं भी हूं एक सेवक, मेरा भी ख्याल रखना। जी हां, इसी नारे और घोषणाओं के साथ उन्होंने वोट की अपील की। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल राजनीति के क्षेत्र में 20 सालों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीडीसी चुनाव के लिए अनिल अग्रवाल खुद उतरे हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए सीतापुर क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता ने बीडीसी के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि जो सुख दुख में साथ देगा, वोट उन्हीं को देंगे। अनिल भैया को वोट देंगे क्योंकि हम लोग को सुख दुख में साथ देगा और सड़क सब बना देगा। अच्छा चाहिए कि वक्त में एक काम दे कि सड़क का निर्माण बढ़िया से हो, आदमी लोगों के लिए ये हो, हेल्प हो। अनिल चाचा को हम लोग वोट में खड़ा किए हैं और उसका पहला नंबर है ब्लैक वोट। हम लोग का सुख दुख में वही साथ देता है और साथ देगा, इसीलिए हम लोग उसको खड़ा किए हैं, उसी के लिए वोट देंगे। दिन हम लोग सहयोग चाहते हैं, सुख दुख में हम लोग का सहायता करेंगे। अनिल चाचा को देंगे, ब्लैक बोर्ड छाप है तो सुख दुख में साथ देंगे, जाएंगे तो बताएंगे समस्या और सबको बनवा देंगे। हम लोग अनिल भैया को बीडीसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए बुलाए हैं और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। काहे कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और इस बार हम लोग ये आशा किए हुए हैं कि हमारे अनिल भैया विकास करेंगे और विकास के साथ हम लोगों का भी मदद करेंगे। दुख सुख हर चीज का साथी हैं। हमारे क्षेत्र का विकास करने योग्य मतलब योग्य पुरुष हैं। हम लोग पहले से इनको जान रहे, इसीलिए हम लोग हर जनता से अपील कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर अनिल भैया को भारी बहुमत से विजय बनावें। ब्लैक बोर्ड छाप की प्रत्याशी अनिल अग्रवाल को बेलगांव बनैया राधापुर के ग्रामीण वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार ग्रामीणों ने ऐसा बीडीसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो शायद कभी नहीं मिला है। 80% अनिल अग्रवाल ब्लैक बोर्ड छाप वैसे नेता हैं, सोच के ही रखे हैं कि विकास खंड में उनका दूसरा कुर्सी भी मिलना चाहिए अपन लोगों को। राधापुर, बेलगांव और बनैया सर्वांगीण विकास होना चाहिए पूरे क्षेत्र के लोग। राधापुर दल है पूरा। अब नल जल बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य करें हम लोगों को, जनता भाई का सेवा। इस बार हम लोग बहुत से प्रत्याशी देखे हैं, अब की बार हम लोग अनिल भैया को ही जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड छाप है। अपेक्षा ये है कि विधायक छवि है। इससे पहले किसी प्रकार का कोई चुनाव ही नहीं लड़े हैं, हमेशा दुख सुख में सबका साथ भी देते आए हैं और इनसे यही अपेक्षा है कि हम लोग का सारा काम होगा इनके थ्रू। बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल दलबल के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। लगातार क्षेत्र की जनता से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल का कहना है कि पूर्व में जितने भी जन प्रतिनिधियों को जनता ने क्षेत्र क्रमांक 4 से चुना, किसी ने जनता की मूलभूत सुविधाओं को नहीं समझा। पहले ये सीट महिला के लिए था, इस बार मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद क्षेत्रवासी सब मेरे अपने परिवार के लोग हैं। तो किसी का मैं चाचा हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। तो सभी लोगों ने मेरे को फोन से बोला कि नहीं चाचा भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं बोला मैं चुनाव आज से पहले कभी नहीं लड़ा हूं भाई, मैं आप लोग का मदद करता हूं, आपको लड़ना है, आप लोग को लड़ना है। बोले नहीं, आपसे ज्यादा बेहतर अच्छा विकल्प हमारे पास नहीं है और आपको सिर्फ चेहरा भर आपका रहेगा, जिता के हम आपको देंगे। 3 गांव आते हैं, एक बेलगांव है, एक बनिया है, एक राधापुर है। चुनाव के दरमियान गांवों में गया, गांव में जाने के बाद पता चला पूर्व के जो भी यहाँ निर्वाचित रहे हैं, किसी ने गांव वालों को दुख दर्द को समझा नहीं। लेकिन इससे पहले जो वहाँ जहाँ महिला प्रत्याशी थी, वो कभी गांव को तीनों पंचायत का कभी दौरा भी नहीं की। वो अब ब्लैक बोर्ड छाप है और मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं। मैं सभी सम्मानी बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले 20 तारीख को ब्लैक बोर्ड छाप पे एक तरफा मुहर लगा के मेरे को आप लोग विजयी बनाए और मैं कार्रवाई 5 साल के लिए अच्छे से कर सकूं। सीतापुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से बीडीसी प्रत्याशी
अनिल अग्रवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने उनको आशीर्वाद देने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अनिल अग्रवाल सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ के कई सांसद विधायकों के कुंभ जाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि वीआईपी लोगों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी जो है अमित चिमनानी के कांग्रेस से पूछा कि क्या कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और वीआईपी नहीं है क्या? ये सभी पिछले 24 घंटे में कुंभ में स्नान कराए हैं और इनका जाना पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल से हुआ है। साय सरकार के मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसदों, विधानसभा अध्यक्ष के महाकुंभ जाने पर भूपेश बघेल जी कह रहे हैं वीआईपी लोगों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ही प्रभारी सचिन पायलट गंगा स्नान प्रयागराज में ही कराए हैं, महाकुंभ जाके आए और पूरे तामझाम और प्रोटोकॉल के साथ गए। तो क्या भूपेश बघेल जी इनका भी विरोध करेंगे? छत्तीसगढ़ के जो विधायक गए हैं उन्हें क्या पार्टी से निकलवाएंगे? जब जब सनातन धर्म की बात आती है तब तब भूपेश बघेल जी उसके विरोध में खड़े होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब गंगा स्नान पर, महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी की तो भी भूपेश बघेल जी ने उसका विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से ही आते हैं और उस कर्नाटक सरकार के ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हिम्मत दिखाकर महाकुंभ में स्नान किया और कहा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भूपेश बघेल जी को भी अब हिम्मत करनी चाहिए और कम से कम आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं तो जो लोग जा रहे हैं उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और नगरीय निकाय चुनाव के बाद शनिवार को मतों की गणना की जाएगी। जिला मुख्यालय के जो है कोने स्थित स्ट्रांग रूम में नगर निगम के मतों की गिनती होगी। जिले की जो है अन्य निकायों में गिनती स्थानीय स्तर पर चयनित स्थलों पर की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण गुरुवार को संपन्न होगा, तो वहीं दूसरा और अंतिम प्रशिक्षण उन्हें आज मतगणना स्थल पर दिया जाएगा। वहीं जल संसाधन विभाग की प्रार्थना सभा भवन में मास्टर ट्रेनर द्वारा सघन रूप में प्रशिक्षण दिया गया है, तो वही प्रशिक्षण से रिटर्निंग ऑफिसर आरए कुरुवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बैनर्जी, सभी एसडीएम, तहसीलदार और ग्राम मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतगणना से जुड़े देखिए तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम प्रशिक्षण है वो जो पूरा हो चुका है और अब मतगणना से जुड़े जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको जो है प्रथम प्रशिक्षण के बाद से दूसरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि शनिवार को मतगणना होने वाली है और ऐसे में कौन जीतेगा ये भी सबकी इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच मतगणना कर्मियों का जो है प्रशिक्षण, वो प्रथम प्रशिक्षण जो है वो पूरा हो चुका है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है जहां पर यहां मौजूद तमाम मतगणना कर्मी मौजूद हैं और सभी को एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है मतगणना को लेके। कल एक बड़ा दिन है जहां मतगणना होगा और तब पता चलेगा कि आखिरकार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहां तमाम जो मतगणना कर्मी हैं वो मौजूद हैं जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और नगरीय निकाय चुनाव के बाद बिलासपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक के ने चुनाव के दौरान आने वाले परिस्थिति और लोगों के रुझान पर खास बातचीत की है। आइए जानते हैं स्वयं महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने क्या कुछ कहा।
बयान अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और हमारे सब जान पहचान के दोस्त यार, परिवार, सबका साथ शुरू दिन से मिलता रहा। तो पहले ये लगता था कि चुनाव में जाएंगे तो किस तरह की वहाँ व्यवस्था होगी, लेकिन सारे व्यवस्था अपने आप बनते गया, लोग जुड़ते गया, कारवां बढ़ता गया और एक बहुत ही अच्छा सफल चुनाव हुआ है। चुनाव में हम लोग भाग लिए हैं। लोगों से मिलना, सारे व्यवस्थाओं को इंटरनल करना, प्रचार सामग्रियों को सही समय में पहुंचाना, सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से करने में हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और साथियों का बहुत योगदान रहा है। तो बहुत आसान हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है। कभी ऐसा कठिनाई आई नहीं कि हाँ अभी अव्यवस्था हो गया है, ये तो नहीं पहुंच पाया है, ये पहुंचना चाहिए, ऐसा कहीं कोई कभी आभास भी नहीं हो पाया। देखिए, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं या छोटे बस्ती के लोग हैं, उनको तो बहुत ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं रहती। उनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता रहती है, या उनके घरों में ये बहुत कुछ रहता है तो निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह की चीजों की आवश्यकता रहती है, सड़क, पानी, बिजली वर्ग की। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है उनको अच्छा गार्डन चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, मच्छर मुक्त शहर चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्किंग व्यवस्थित होनी चाहिए, बाजार व्यवस्थित होनी चाहिए। ये सारी चीज लोगों ने समय समय पर अलग अलग जगहों पे अपनी बात बताई है और उसको प्राथमिकता में लेकर हम लोग आगे व्यवस्था बनाने के उनको आश्वासन दिए हैं। तो जो लोगों ने डिमांड की और जो लोगों ने बताया होगा, तो आपको लगा होगा कि अब शहर का स्वरूप महानगर की तरफ बदलना पड़ेगा, तब जाके उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे। कैसे हम इस चीज को समायोजित करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया था। उसी तहत गाँव को भी शामिल हुआ था। लेकिन गांव, ग्रामीण अंचल अभी भी, अपन शहर नहीं बोल सकते उसको, अभी भी गांव से थोड़ा ऊपर उठा है, लेकिन शहर नहीं बोल सकते। पहले उनको शहर बनाना पड़ेगा। और जो पहले की जो शहर बिलासपुर है उनको एक विकसित शहर बनाने के लिए, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में वाईफाई जोन हो, हमारे जो खेल के मैदान, खिलाड़ी लोगों के लिए अच्छा खेल का मैदान हो, ये सारे चीजों को पूरा करने के लिए हम सभी जगहों पर गए हैं और आगे इसकी कार्य योजना बनाएंगे और व्यवस्थित रूप से इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, खूटा घाट से बिलासपुर में पानी है, तो अभी जो अरपा का जो परियोजना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक सपना था है कि वो अरपा में एकदम लबालब पानी भरा रहे और साफ पानी रहे, दोनों तरफ नालियां बने जिसमें गंदा पानी ड्रेनेज सिस्टम रहे, सड़क बने, हरियाली रहे, तो इससे निश्चित रूप से वाटर लेवल बिलासपुर का ठीक होगा। और वाटर लेवल ठीक रहेगा तो जो पानी की जो समस्या है, बाहर से जो पानी अपन मंगाना पड़ रहा है, उसमें भी एक तरह से बहुत बड़ी मदद मिलेगी कि वाटर लेवल ही अच्छा रहेगा तो लोग चाहे बोरिंग के माध्यम से हो अपना पानी की व्यवस्था, चाहे वो टंकियों में भरने के लिए हो, नलों में पहुंचाने के लिए हो, वो व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। तो बहुत सबसे पहला महत्वपूर्ण और जरूरी, अरपा में 12 महीना पानी भरा रहे, साफ पानी भरा रहे, इसकी लिए योजना बनाने की जरूरत है। और ये अभी जितना बना है उतना ही नहीं, इसको और लंबा दोनों तरफ करना चाहिए, कोनी से लेके पूरा मस्तूरी लावर तक और एनिकेट बनाना चाहिए, बैराज बनाना चाहिए, ताकि पूरे लंबे दूरी तक वहां पर पानी भरा रहे और वाटर लेवल पूरा शहर का ठीक हो। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था जो है, इससे बहुत बड़ी समस्या दूर होगी। जब दोनों तरफ से डाइवर्सन का पॉइंट में रहेगा, लोग व्यवस्थित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे, तो शहर का ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त होगा। कम मतदान के प्रतिशत में लगभग सभी को चिंतित करते हैं, वहाँ कमी रह गई, किस लेवल से कमी रह गई? देखिए, क्या हुआ है
जो परिसीमन हुआ है वार्डों का वो इतना अव्यवस्थित हुआ है, पहली बार इतिहास में इस तरह का अव्यवस्था हुआ होगा। लोग जो लगातार 5 बार 6 बार मतदान केंद्र में जहां मतदान कर रहे हैं वहां गए, उनका नाम ही गायब था। एक परिवार के 2-2 3-3 लोग का अलग अलग जगह नाम था, किसी का नाम कट चुका था। ये बहुत बड़ा मतदान कम होने में कारण है। दूसरा, जो कुंभ का जो मेला चल रहा है ये भी एक तरह से उसमें कारण है कि बहुत लोग कुंभ स्नान के लिए चले गए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो सारे कारणों को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से बिलासपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों में मतदान कम हुआ है। ये और पर्यावरण संरक्षणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजू अवस्थी से चुनाव पर खास चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन ये जो अभी चुनाव हुआ है और हो रहा है, इससे मुझे 2 कारण प्रमुखता नजर अभी आ रहे हैं। एक जो कहा गया कि जागरूकता, वो एक मुद्दा तो हमेशा रहा आया है कि वोटर के लिए एक अवेयरनेस की बात होनी चाहिए कि वोटर निकले घर से और वोट मतदान करे। लेकिन मुझे इस चुनाव में अलग अलग जगह पे देखने में 2 बहुत बड़े कारण नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है कि जो मतदाता है, और एक मतदाता जो एक मिडिल क्लास का मतदाता है, उसको अब इस चुनाव से एक चीज ये लगने लगा है कि जितनी भी स्कीम सरकार लेके आ रही है वो उन लोगों के लिए लेके आ रही है जो मध्यम वर्गीय ना होकर के अन्य तबके के लिए लेके आ रही है, और वो तबका बहुत बड़ी मात्रा में वोट करने के लिए निकल के आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना हो, सरकारी आवास की योजनाएं हैं या अन्य राशन की योजनाएं हैं, वो वर्ग जो इससे लाभान्वित वर्ग हो रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा में वोट डालने के लिए आ रहा है। लेकिन एक ऐसा तबका जो न राशन से लाभान्वित हो रहा है, न मकान से लाभान्वित हो रहा है, न अन्य शासकीय बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, तो उसको अब ये लगने लगा है कि मैं मतदान करता हूं लेकिन मैं फिर उससे सुविधाओं से वंचित हो जाता हूं। एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, हम एक देश एक चुनाव की बात बहुत समय से हमारे प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, और उसकी परिणति कुछ मात्रा में अभी छत्तीसगढ़ में देखने में मिल रही है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वो एक ही समय पे लगभग करवाए जा रहे हैं। मैं जब फील्ड में घूमने के बाद मुझे ये लगा कि जब हम ये कहते हैं कि भारत 80% आबादी हमारी गांव में निवास करती, बहुत सारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं जो 70 से 80% लोग हैं जो गांव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और अब वो किसी कारणवश शहर में रह रहे हैं। उन्होंने शहर में मतदान ना करके अपना मतदान गांव में करने का निर्णय उन्होंने लिया है, क्योंकि अभी 17 तारीख को चुनाव है, 20 को चुनाव है, 23 को चुनाव है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है। वो अपनी चाहे पैतृक संपत्ति हो, अपनी जायदाद हो, उसके लिए भी वो अपने गांव से जुड़े रहने के लिए वो उसने शहर में मतदान नहीं किया और वो गांव पे जाकर के 17 तारीख को मतदान करेगा। तो मुझे लगता है ये जो 2 प्रमुख कारण इस चुनाव में मुझे देखने को मिला, वोटिंग परसेंटेज जो बहुत कम हुआ, कहीं पर तो बिलो 50% तक मतदान हुआ, तो ये मुझे बहुत बड़ा कारण 2 ये नजर आ रहे हैं कि जिसके कारण मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। क्या आपको नगर निगम के क्षेत्रों की अगर बात करें, क्या आपको यह लगता नहीं है कि किसी भी सरकारों ने कोई वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया प्रॉपर, इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया चुनाव में? इसके बारे में क्या कहें? नहीं, बिल्कुल सही है। वही हमने कहा कि जो एक मध्यम वर्ग का तबका है, बहुत बड़ा तबका है, वो कहीं ना कहीं जो शासकीय योजनाएं हैं, जो शासन के द्वारा लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है, और वो देखता आ रहा है, कई सालों से लगातार देखता आ रहा है सरकार चुनने से मुझे क्या फायदा। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग मतदान करने के लिए कम मात्रा पे निकलते हैं। और वही सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से होटल सेवा उद्योग के निकाय विकास के लिए किए गए प्रावधान पर सरदार आसिफ पाल सिंह और इसी के साथ साथ एम्परर पैराडाइज होटल के संचालक से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
होटल को तो उद्योग में लाना चाहिए था, अभी सरकार ने नहीं लाया, उसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे बिजली का दर होटल के लिए बिल्कुल अलग है और सामान्य इंडस्ट्री वालों के लिए उसका दर अलग है, हमको उसका देना चार्ज देना पड़ता है बिजली का। ऐसे कई सारी दिक्कतें हैं जो हमको भुगतनी पड़ रही है। तो होटल हुआ, रिसोर्ट्स हुआ, विलास हुए, तो सेवा के दायरे में आते हैं, तो अपन सेवा का सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जी, ये तो इंडस्ट्री है, ये इसको इंडस्ट्री में नहीं किया गया। इंडस्ट्री में तो ये भी आना चाहिए ना कि हमने सेवा किया, लेकिन इंडस्ट्री में तो आते हैं, इंडस्ट्री में आता तो इसका नहीं अलग क्यों? हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। सेवा का तो टैक्स आधा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसका दोहरा कर दिया, बिजली का टैक्स जैसे दोहरा है हमारा, बिजली का बिल दोहरा आता है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो ये सर्विस सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का, ये ग्रो भी कर सके और मेन स्ट्रीम में आ सके? उनको इस बारे में बहुत विचार करने की वाली बात है कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में मैं नहीं, आप भी तो इसको चला रहे हैं, कई समय से चला रहे हैं, लोग इनसे जुड़ करके सब इसका फायदा उठा सके, ठीक है। आज लोगों के घर में जो जगह नहीं है तो होटलों में सहारा ढूंढते हैं, ठीक है, वो हमारे होटलों में आते हैं, लेकिन होटलों में आने के बाद जब उनको लगता है कि ये 12% टैक्स लगेगा, जीएसटी 12% लगेगी, तो जहां ज्यादा 12% जीएसटी की बात आती है तो पीछे मुड़ जाता है, हम ये टैक्स नहीं देंगे। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार को ऐसे इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि 12% जो इसमें जीएसटी लगा के उसको कम करना चाहिए। जो हॉस्पिटैलिटी का सर्विस सेक्टर है, संगठित है? हाँ, संगठित है। कभी सरकार के साथ बैठ करके इस विषय में बात की कि सरकार क्या दे सकती है? अगर इसको उद्योग के दर्जे में लाए तो क्या जमीनें सस्ते में दे सकती है कि लाइट के साथ साथ कितना रोजगार आप उत्पन्न करते हैं? इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो हमारी इंडस्ट्री के जो हमारे उद्योग होटल उद्योग वाले हैं उनसे मिलने गए थे माननीय बघेल साहब से, उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया था कि हम आप लोग की बातें को सुन लिया है, इस बारे में जरूर विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार बदली होगी, सरकार बदलते ही साथ सब बातें फिर नई सरकार साथ क्यों नहीं बात हुई आपकी? अभी नई सरकार से बात नहीं हो पाई है क्योंकि संगठन स्तर पर आप लोग की कोई चर्चा हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कोई कमेटी? संगठन स्तर पर तो हर महीने मीटिंग होती है, ठीक है, लेकिन अब विचार इसलिए नहीं होता कि हर 2-3 महीने जब से हमारी सरकार बनी है हर 3 महीने में चुनाव रखा जाता है, और जब चुनाव के कारण अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? पिछले महीने बिलासपुर में, हम तो बिलासपुर में उसमें अंडर में तो उनके साथ जाते हैं, बिलासपुर होटल एसोसिएशन जो है उनके साथ जाते हैं, बाकी उनकी मीटिंग कब होती है हमारे पदाधिकारी लोग जाते हैं, हम नहीं जाते। नहीं तो स्टेट के तीसरे जिले के एसोसिएशन की कभी बैठक हुई जिसमें ये चर्चा की जाती है? वो जाते होंगे, क्योंकि मैं नया मेंबर बना हूँ लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की कोई मेरे को इस इंडस्ट्री में आए 1 साल तो हुआ है। नहीं, कोई सुविधा ऐसी है आप आपस में कम्युनिकेशन की, आपस में बात कर सके, चीजों को पहचान? हमारे लोग हर महीने मीटिंग होती है, हम लोग मीटिंग में ये बात तो रखी जा रही है कि इस बारे में क्या होगा। होटल का जो व्यवसाय है सर्विस सेक्टर के रूप में सरकार आज तक इसको उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि ये एक रोजगार सृजन करने का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो होटल का सर्विस सेक्टर है ये बढ़ सके? हमारा बिलासपुर जिला जो है चारों तरफ नेचुरल जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी की नदियां बह रही हैं और इसके कारण यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत डिमांड है। आज भी सुबह मेरे होटल में अमरकंटक जाने वाले 30 टूरिस्ट आए थे, अपनी बस लेके आए थे, रात को रुके, सुबह यहाँ से गए, उन्होंने हमारे हॉस्पिटलाइट का उपयोग किया। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे होटल इंडस्ट्री को इतनी छूट दी जाए, जीएसटी में, इनकम टैक्स में छूट दी जाए, जैसे पहले छूट दी जाती थी वैसे छूट दी जाए, ताकि हम इनकी सेवा कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस एरिया का आनंद ले सके। और होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम पढ़े लिखे हुए लोग भी यदि आकर के हमारे साथ जुड़ते हैं, होटल इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, तो वो यहाँ की हॉस्पिटलाइज देख करके उनकी सेवाएं करना सीख जाते हैं और उसके बाद उनके रोजगार के बहुत अच्छे अवसर बनते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी इनकम होती है, जिससे वो अपना परिवार चला सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।